नाज़रीन अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बता दें कि हम एक बहुत ही सीरियस मौजू पर आज बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि जोरबाग की जो जमीन है, जो 10 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत 50,000 करोड़ रुपया है, उसका केस अंजुमन हैदरी जो है वो लगातार लड़ रही थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी था और उन्होंने वो केस दिल्ली हाईकोर्ट से जीत लिया है। लेकिन अभी ये तनाजा क्यों सामने आया है और क्यों हम इसे तनाजा कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड और अंजुमन हैदरी, जी हाँ, दोनों जो एक साथ इस केस को लड़ रही थी, अब वही आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रही हूं और मेरे साथ मेरे रिपोर्टर शुएब रजा भी लगातार जुड़े हुए हैं। अब्बास साहब, आप जवाब दीजिए शुएब के सवाल का, फिर उसके बाद मैं शमून साहब के पास जाऊंगी। देखिए, शुएब साहब का ये सवाल था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड अगर कोई इंक्वायरी करना चाहता है तो आपको क्या एतराज है? देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और अंजुमन हैदरी साथ साथ केस लड़ रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है। पूरे केस में अमानतुल्लाह खान ने हमारी मुखालफत करी और काबिज का साथ दिया ऑफिशियली, राइटिंग। ओके, सो आई जस्ट वांट टू होल्ड यू हियर। शुएब, मुझे बताइए कि लगातार ऑफ कैमरा पे ऑन कैमरा अब्बास साहब लगातार ये बात कर रहे हैं कि दरअसल अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि वो इसमें पार्टी था, यानी कि अंजुमन हैदरी और दिल्ली वक्फ बोर्ड एक साथ मिलकर ये केस लड़ रहे थे, ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब्बास साहब लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल वो जो जिन्होंने कब्जा किया हुआ था उन लोगों के साथ अमानतुल्लाह, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो मिला हुआ था और अंजुमन हैदरी अकेले ये लड़ाई लड़ रहा था। आपकी कोई बात इसको लेकर हुई है? देखिए बुशा, ये आरोप है चूंकि लेकिन इसको साबित जिस तरह से बहादुर अब्बास कह रहे हैं कि उनके पास कागजात भी है, तमाम के इस जमीन को लेकर जिस तरह की लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, लेकिन बड़ा मसला इस मामले में अगर देखा जाए तो वो ये है कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है वो ये कहता है कि उन्होंने जमीन से कब्जा हटाने की उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। अंजुमन हैदरी भी और बहादुर अब्बास जो कह रहे हैं वो भी ये कहते हैं। एक मिनट आप रुकिए, अब आप मुझे बताइए अब्बास साहब कि आप मुझे बताइए कि जो पूरी कानूनी लड़ाई है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अंजुमन हैदरी ने लड़ी है, आपका ये कहना है, आपके साथ कोई और शामिल नहीं था, ये अकेले आपकी लड़ाई है अब तक की? नहीं, मैं इसमें करेक्शन करूंगा। अंजुमन हैदरी ने ये लड़ाई लड़ी और दिल्ली वक्फ बोर्ड अहमद पटेल के साथ मिलकर हमारी मुखालफत करता रहा। अगर ये हमारा साथ देता, हम बहुत पहले केस जीत गए होते। हमें 4 बार हमारे ईमानदार वकील महमूद प्राचा जो वक्फ बोर्ड के वकील थे उन्हें हटाया गया, गलत एफिडेविट दिए गए और हर बार तो जब आप एक तरफ आप ये कह रहे हैं तो दूसरी तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अगर वकील थे महमूद प्राचा, तो एक तरह से तो वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से ही लड़ रहे थे ना केस, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील वो थे और आपका अगर वो साथ दे रहे थे तो आपने अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, यानी कि दोनों एक साथ लड़के आप लड़ाई लड़ रहे थे। आपने बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट उठाया, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉइंट। एक्चुअली जो दिल्ली वक्फ बोर्ड, मतलब जो अमानतुल्लाह खान ने जो एफिडेविट भेजा वो पूरी तरह काबिजों के फेवर में भेजा। तो आप एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? नहीं, एज वक्फ बोर्ड के अब आप सुन तो लीजिए, मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल बात कर रहा हूं इस जजमेंट की। जजमेंट ने क्या लिखा है? जजमेंट ने ये लिखा हुआ है, ये जजमेंट जो आया हुआ है, इस जजमेंट में महमूद प्राचा ने आर्गुमेंट ये दिया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का एफिडेविट अंजुमन हैदरी के खिलाफ है, काबिजों के फेवर में है, मगर मैं एज ए लॉयर वक्फ बोर्ड का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूं। मैं वो बोलूंगा जो वक्फ एक्ट बोलता है और वक्फ एक्ट के लिहाज से ये इनको ये हायर तो उनको दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किया है ना, क्या है, मगर वो गुलाम नहीं थे। ये जज साहब ने लिखा, ये मैंने नहीं लिखा। दिस इज द आर्गुमेंट। वक्फ बोर्ड ने वकील से बोला कि आप वहां बोलेंगे, हायर नहीं किया था। मैं आपको बताऊंगा, महमूद प्राचा साहब ने 1 रुपया भी इस केस में वक्फ बोर्ड से फीस नहीं ली। महमूद प्राचा साहब को मौलाना कल्बे जवाद साहब और दीगर कम्युनिटी लीडर्स ने पॉलिटिकल लेवल पे और ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे बात करके अपॉइंट कराया था, क्योंकि ईमानदार थे। बेईमान वकील वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता था। अमानतुल्लाह साहब ने आते ही महमूद प्राचा को हटा दिया था कि इनको मैं नहीं रखूंगा, मगर महमूद प्राचा साहब ने वक्फ बोर्ड से 1 रुपया भी फीस नहीं दी। देखिए अब्बास साहब, आप मेरी बात ये सुनिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने कानूनी लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी बात है, आपने जीत हासिल की और इतनी कीमती बेशकीमती जमीन जो है वो अब
मुसलमानों के पास है, शिया समुदाय के पास है, और वहां पर यूनिवर्सिटी आप बनाने जा रहे हैं जिसका फायदा सबको मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस तरह से जो इल्जाम सीधे तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड पर लगाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से आपको भी सवाल के घेरे में खड़ा करता है। अहमद पटेल हैं, अहमद पटेल के इशारे पे ये सब काम हुआ है। ये अहमद पटेल, और अगर मैं गलत कह रहा हूं मेरे ऊपर कल सुबह ही मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। मैं कागजों के हवाले से कह रहा हूं। अब एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि जो हमारे लोग जो मोमिन देख रहे हैं कंफ्यूज ना हो, ये सवाल कि हम इंक्वायरी को तैयार क्यों नहीं है। तो आप क्या ये बताइए, क्या मैं सीबीआई हूं या ये अमानतुल्लाह सीबीआई है? इलेक्शन हुआ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, वक्फ एक्ट के तहत हुआ। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसमें एक्चुअली ये चाहते क्या थे कि ये इलेक्शन गड़बड़ वाला हो जाए। एक्चुअली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये पाबंदी है कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स की कैटेगरी, आप सेक्शन 15 का अगर आप पैरा 2 देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है अगर किसी मेंबर की 3 महीना फीस लगातार नहीं आती है वो वोटिंग के लिए डिस्क्वालिफाइड है। इनके पास जिस मेंबर की कंप्लेंट पहुंची है उसकी फीस पिछले 10 साल से कभी नहीं आई। अब वो ये कहते हैं कि साहब फीस नहीं थी, कोई बात नहीं, आप इनसे वोट डलवा लेते तो हम इलीगल काम नहीं कर सकते थे। ये चाहते थे कि हम इलीगल काम अगर कर ले तो हमारा इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाए और ये उन काबिजों को फायदा पहुंचा दें। आज अहमद पटेल हमारे लोगों का मर्डर कराना चाहते हैं, नईम फातिमा का मर्डर कराना चाहते हैं, और ये अमानतुल्लाह खान, इन गुंडों को लेकर जो सूफी कलवा कल्बी और पिछली मीटिंग में भी मर्डर करने के लिए वहां पहुंचा था। ये हमारा मर्डर करने पे मैं ऑफिशियली कह रहा हूं सबूतों के साथ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं लार्जेस्ट शिया ऑर्गेनाइजेशन का, मैं जिम्मेदार हूं कानूनी हर बात को कहने का। अगर मैं कुछ गलत कहूं मेरे ऊपर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मेरे पे अमानतुल्लाह को केस डालना चाहिए, अहमद पटेल को केस डालना चाहिए। मगर मैं जितनी बातें कह रहा हूं मैं तो कागजों के बिना पे कह रहा हूं, मैंने अपने आप कुछ भी बात नहीं कही। मैंने क्या बात कही अपने आप? मैंने आपको उनके फ्लैट के कागजात दिखा दिए, मैंने उनके सारे कागजात दिखा दिए। अब हमने क्योंकि एक तरफा कागजात देखे हैं, हमें दूसरी तरफ के कागजात देखने बाकी हैं, क्योंकि उनके पास भी अपनी बात रखने के लिए कोई ना कोई बेस जरूर मौजूद होगा। वो इस तरह के इतने इंपॉर्टेंट इदारे के में बैठे हुए हैं, वहां के वो चेयरमैन हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड कोई ऐसा इदारा नहीं है, वो भी उनके पास भी अपनी तमाम चीजें मौजूद होंगी अपनी बात कहने के लिए। शमून कासमी साहब पूरी बहस को बहुत देर से बहुत खामोशी से सुन रहे हैं। शायद मैं आपके पास आ रही हूं। शमून कासमी साहब, आप इस पूरे तनाज़ में हैं। बुशरा, मैं तो बहुत इस पे देख करके बहुत मुतहय्यर हूँ, दोनों तरफ की बात, और ख़ास तौर से अब्बास साहब जो बात बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत ही यानी गंभीर ये मजमून है। और आज मैं ये बात कहूँगा कि ये बेशकीमत जो ज़मीन आज बनी है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी औलाद को ना दे करके, अपने वारिसों को ना दे करके कौम के लिए वक्फ किया। और अगर वो कौम की विरासत इस तरह से गरीब बच्चों के लिए इस्तेमाल ना हो, उन मुस्तहिकीन के लिए जिनके लिए उन्होंने वक्फ किया था उसके लिए इस्तेमाल ना हो, और बड़ी बड़ी ताकतें आकर के इस तरह से उसके ऊपर वो नज़रें गाड़ें, तो मैं ये समझता हूँ कि आज गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि गवर्नमेंट इस बेशकीमती ज़मीन को ज़ाया ना होने दे, चाहे वो कितना ही बड़ी कोई शख्सियत हो। और ऐसे ही हुआ है इन 70 सालों के अंदर, यही हुआ कि मुख्तलिफ सरकारें आईं और उन सरकारों ने इन औकाफ को इस तरह से खुरद बुरद करने का काम किया। उधर उनके वफादारी बढ़ी और उधर कौम की अमानत, यानी जो मुसलमानों ने अपनी औलाद को ना दे करके मिल्लत के गरीब बच्चों के लिए। मैं तो इस बात को कहूँगा कि एक तरफ तो इस मुल्क में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात होती है। मैं आज ही इत्तिफाक से बुशरा, मैं एक बड़ी एक जर्नलिस्ट है, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो अंग्रेज़ी की हैं, तो मैंने उनसे यही बात कही थी कि मैं आज ये बात कहने पे हक बजानिब हूँ कि 2010 में जिस वक्त स्वामी रामदेव और हम लोग बैठे तो हमने एक बात कही थी बुशरा कि मुसलमानों की इतनी औकाफ हैं कि अगर वो औकाफ वागुजार हो जाएं और सही तौर से उसका इस्तेमाल हो जाए तो इस कौम को गवर्नमेंट से भी कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और आपको बताएं कि अभी जरा मेरी बात मैं आगे कहना चाहूंगा
कि अभी जैसे ये तलाक का मसला आया तो उसके ऊपर ये भी हुआ, और मैंने एक बात ये कही थी आपके चैनल पे आपके साथ कही थी कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा फंड बनाए कि जिससे वो जो बेयारो मददगार जो तलाकशुदा औरतें हो जाती हैं, उनके हस्बैंड ना किसी वजह से उनका इखराजात पूरे नहीं कर पाते और उनमें तलाक हो जाती है, तो ऐसा कुछ सोचना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास तो ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और यहाँ माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात भी नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर, और हिंदू मुसलमानों की बात नहीं होनी चाहिए जाए कि यहाँ शिया और सुन्नियों की बात हो गई। एक आदमी उस पर दांव लगाए बैठा है। मैं अब्बास साहब को इस बात की जो बात कह रहे हैं बहुत मुझे अच्छा लगा कि कम से कम इन्होंने लड़ाई लड़ी, बात कोई नहीं है, नहीं इन्होंने लड़ाई लड़ी और उससे उनसे यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। शमून साहब क्योंकि इसको गलत मोड़ ना दीजिए आप। बुशरा मैं दूसरा मोड़ नहीं दे रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रही हो मेरी बात को, तो समझिए मैं तो उस मोड़ को खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो कहना है, मेरा कहना यह है कि अगर ऐसे दिग्गज लोग आकर के इस तरह के लोग उस पर दांव लगाएंगे, हम सब लोगों को मिलकर के, मैं शिया और सुन्नी की बात इसमें नहीं कह रहा हूं जहां आप उसे उल्टा मत ले जाइए, मैं तो ये कहने वाला हूं कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये लोग कि जिन्होंने कोर्ट में जाकर के इतनी बेशकीमती जमीन को लाए और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वहां शिया और सुन्नी नहीं, हिंदू और मुसलमान नहीं, वहां तो सारे लोग उसमें उससे फैज हासिल करेंगे। ये तो एक अच्छी बात है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी ताकतें हैं तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस प्रॉपर्टी से उन लोगों को, ताकि वो नजरे बद इसमें न लगा सके। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मर्डर भी हो गए, तो इसमें तो बड़े खतरनाक मामलात हैं, इसलिए गवर्नमेंट को भी इस पे नजर रखनी चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कराएं। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्बास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। अब्बास, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने अभी यहाँ पर बहादुर अब्बास साहब को भी आपने सुना, शुएब को भी आपने सुना, क्योंकि शुएब ने सीधे तौर पर अमानतुल्लाह से बात की जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। यहाँ पर बेहद संगीन इल्जामात जो हैं वो बहादुर अब्बास साहब की तरफ से लगाए जा रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो ये पूरी कानूनी लड़ाई उनकी तरफ से लड़ी गई है उसमें जिन्होंने कब्जा किया उनकी तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड एक तरह से उनकी मदद कर रहा था, जो कि बेहद संगीन इल्जाम है। जी देखिए, बहादुर अब्बास साहब ने जो इल्जाम लगाया, ये इल्जाम नहीं, ये उनके अंदर का दर्द है। बहादुर अब्बास ने मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में ये 1-2 साल लड़ाई नहीं लड़ी है, ये 10 साल की लड़ाई है। इन्होंने लाठियां खाई हैं। शाह मर्दा दरगाह के कैंपस में चहलुम के रोज हजारों अकीदतमंदों पर स्टेट फायरिंग हुई है। इन लोगों ने ये चीजें झेली हैं। अब ये इनका दर्द है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में जब तक महमूद पराचा साहब वकील थे, महमूद पराचा साहब हक बात कर रहे थे, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी ये मंजूर नहीं, महमूद पराचा की वकालत भी मंजूर नहीं हुई, उन्होंने हटा दिया। दूसरी बात मैं जो कहने के लिए मैं जुड़ा हूँ कि अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड की नीयत साफ होती, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड हक पर होता, तो आज हमने कोशिशें की कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा आकर बैठे। कोई आने को तैयार नहीं हुआ, कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी एक और बात यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को बहादुर अब्बास का साथ देना चाहिए कि बहादुर अब्बास ने 10 एकड़ जमीन पौश इलाके में इतना बड़ा एसेट है, इसमें जीत दर्ज की है। तो अब दिल्ली वक्फ बोर्ड को हौसला अफजाई करनी चाहिए थी कि अब जो दीगर वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं, जो औकाफ की जायदादें खुर्द-बुर्द हैं कम से कम लखनऊ में, उनकी भी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बहादुर अब्बास को देनी चाहिए थी। और बहादुर अब्बास जिस तरह से एक जीत, लेकिन अब्बास जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो ये कि खुद शिया समाज के जो लोग हैं उन्होंने जाकर शिकायत की है बाकायदा तौर पर कि अंजुमन हैदरी का जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। उनका ये कहना है कि क्यों एक सेट काइंड ऑफ पीपल जो हैं वो बार बार चुने जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो ये इल्जाम लगाया गया। उनका कहा कि अगर आप साफ शफाफ निकलते हैं तो हम आपका साथ देंगे। नहीं, देखिए किसी भी तंजीम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफात होते हैं आपस में, उसमें चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, चूंकि कोई वक्फ बोर्ड का नुमाइंदा है नहीं, लेकिन मैं ये पैगाम ये पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये कि दिल्ली वक्फ बोर्ड आज से पहले कहाँ था? जब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, जब एहतजाज हो रहे थे, जब लाठियां खा रहे थे अंजुमन हैदरी के अरकान और सैकड़ों हजारों अजादार जो उस दरगाह से, उस लैंड से वाबस्ता हैं, उस प्रॉपर्टी से, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के लोग कहाँ थे? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या कोई लड़ाई लड़ी या अंजुमन हैदरी की किसी तौर पर मदद की? कोई उनके पास अगर है, उनके पास एविडेंस है, प्रूफ है, उनके पास सबूत है, तो वो पेश करें, सामने आए, बैठें। कोई आने को तैयार नहीं है। और जहां तक अंजुमन हैदरी की बात है, इख्तिलाफात की, किसी भी आप छोटी से छोटी तंजीम में देखिएगा
तो छोटी से तंजीम से लेकर बड़ी से बड़ी तंजीमों में आपसी इख्तिलाफात होते हैं, वो एक अलग चीज है। जी, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि लगातार अमानतुल्लाह की बात अगर हम सुने, उनका बार बार ये कहना है, वो सिर्फ इलेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है इलेक्शन जीत लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर अंजुमन हैदरी का इल्जाम ये है कि वो तो इसमें पार्टी उस तरह से थे ही नहीं जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं। तो ये मेरा भी सवाल यही है दिल्ली वक्फ बोर्ड से कि आज उन्होंने अंजुमन हैदरी की कारकर्दगी पे जो सवालात उठाए हैं, ये सवाल पहले दिन रोजे अव्वल से क्यों नहीं उठाए कि आप कौन होते हैं लड़ने वाले, आप क्यों आ रहे हैं सामने, हम लड़ेंगे, हम इस औकाफ को इस आजाद कराएंगे जो माफियाओं और गुंडों के चंगुल में दरगाह शाह मर्दा की उतनी बड़ी प्रॉपर्टी जोरबाग करबला की थी, उसको आजाद कराने में उस वक्त कहाँ थे। आज जब अंजुमन हैदरी ने जीत दर्ज की है, आज जब अंजुमन हैदरी उस पर तरक्याती काम और एक अच्छा काम, नेक काम करने जा रही है, यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है जिससे समाज के हर तबके को फायदा होगा, तलबा को फायदा होगा, एक इमाम हुसैन के रोजे की तजवीज है। तो अब जब ये तरक्याती काम हो रहे हैं तो इसमें अड़ंगा लगाना हुआ। अगर ऐसा नहीं है दिल्ली वक्फ बोर्ड का, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड बाकायदा तौर पर सामने आए, अपनी बात रखे, अपने दलाइल पेश करे, अपनी वजाहतें पेश करें, तो फिर बात सामने आएगी। और इसके साथ एक और सवाल ये भी है बास कि हम लगातार ये देख रहे हैं ये कोई पहली जमीन नहीं है इस तरह की, न जाने दिल्ली में कितनी इतनी जमीनें हैं जिन पर नाजायज कब्जे हैं। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए उनसे कि भाई आपने ये केस जीत लिया गया तो आप यहाँ पर हकदार बन रहे हैं, इसके अलावा जो बहुत सारी जमीनें हैं जो सुन्नियों से रिलेटेड हैं, क्या आपने उसको लेकर कोई भी लड़ाई लड़ी या आपको उसमें कोई कामयाबी मिली? जी बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है कि बहुत सी जायदादें खुर्द-बुर्द पड़ी हुई हैं, नाजायज कब्जे हैं। मेरा यही कहना है कि जब बहादुर अब्बास और मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में बहादुर अब्बास ने ये पूरा मूवमेंट चलाया और इतनी बड़ी जायदाद को उन्होंने आजाद कराया, तो वक्फ बोर्ड को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। किसी दूसरे वक्फ बोर्ड की जमीन जिस पर कब्जा है उसकी भी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी कि साहब देखिए आपने ये लैंड पर से कब्जा हटवाया है, ये भी एक है, तो हो सकता है उसमें उनको बहादुर अब्बास की मदद मिलती। जी बहुत शुक्रिया अब्बास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे आउटपुट एडिटर हैं अब्बास जिनसे बात कर रहे थे अभी, और जाहिर सी बात है कुछ वाजिब सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठाए जाने चाहिए क्योंकि हमारे पास दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। हमने पूरी कोशिश की उनसे बात करने की, उन्हें बुलाने की, स्टूडियो में भी बुलाने की, लेकिन उनका कोई भी नुमाइंदा आने के लिए राजी ही नहीं है। अगर वो साफ शफाफ थे तो उन्हें सामने आकर अपनी बातों को रखना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि उन्होंने साथ में इस तरह की जो है वो लड़ाई लड़ी है। मैं आ रही हूं अब्बास साहब आपके पास। शुएब, अभी आपने अब्बास को भी सुना और ये सवाल जो है वो सबके जहन में है कि भाई आप इससे पहले कहां थे, आपने इससे पहले और इसके इतर और जितनी प्रॉपर्टीज हैं आपने उनको लेकर कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? बिल्कुल, देखिए बुशरा, ये सवाल तो है, हालांकि इस सिलसिले में जब भी सवाल होता है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से कह दिया जाता है कि मस्जिदें हो, मज़ार हो, या तमाम जो प्रॉपर्टीज है आती तो उसी के अंडर है और एक्ट में लिखा है। जहां तक ये सवाल हमने किया था कि आपके जो वकील है वो क्या लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो बात बहादुर अब्बास ने भी दोहराई कि महमूद पराचा वकील थे, तो वो इसी बात को दोहराते नजर आते हैं कि महमूद पराचा जो लड़ाई लड़ रहे थे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के ही तो वकील थे। वो इसी बात को दोहराते हैं। अमानतुल्लाह खान ने आज इसी बात को दोहराया भी। एक बड़ी बात यह है कि अगर ये टकराव है, ये एक बात अलहदा है, लेकिन हमें यही देखना है कि इतनी बेशकीमती जो जमीन है इसका सही इस्तेमाल हो और अच्छे से इस्तेमाल हो, क्योंकि ये वाकई जो तारीखी एक काम था कि ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई और जमीन को खाली कराया गया। आप आजादी के बाद किसी भी आप खित्ते में नजर दौड़ा लीजिए, किसी भी सूबे में इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा था वक्फ की, वो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है शुएब, ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है कि इतनी बड़ी जमीन, इतनी बेशकीमती जमीन जो है उसको जिन्होंने कब्जा कर रखा था, जो भूमाफिया है, उनसे छुड़ाया गया है। ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है, बल्कि सबको मिलकर, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए कि इतनी बड़ी जमीन जो है दिल्ली जैसी जगह में उस पर कब्जा हट गया है, उसको केस को जीत लिया गया है और अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम होगी जो किसी खास मजहब के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगी, जहां पर कोई भी आके तालीम हासिल कर पाएगा। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये अब्बास साहब, आपने अपनी बात भी रखिएगा, अब इसका हल क्या है?
देखिए ये जमीन तो आएगी तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर ही, ठीक है, अब वही इसकी देखरेख भी करेंगे, आप उससे हट नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड, या अलग अलग शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है नहीं। तो ऐसे में अब इसका हल क्या है? देखिए बहुत अहम सवाल है, ये एक गलत फहमी है लोगों की कि दिल्ली वक्फ बोर्ड वक्फ जायदादों का मालिक है। वक्फ जायदादों का मालिक अल्लाह होता है, और जिन वक्फ जायदादों के मुतवल्ली हिंदुस्तान में नहीं रहे थे उनकी मुतवल्ली दिल्ली वक्फ बोर्ड होती है, और जिनके मुतवल्ली हिंदुस्तान में बाकी रह गए थे उनके हम लोग डायरेक्ट गजटेड मुतवल्ली हैं। हम वक्फ बोर्ड के अपॉइंट किए हुए मुतवल्ली नहीं हैं, हम लोग कानूनी तौर पर मुतवल्ली हैं। हम जो भी करेंगे वहां पे वक्फ एक्ट के तहत करेंगे, गलत काम नहीं कर सकते। अब आपने सवाल ये किया, और हम पूरी तरह वक्फ एक्ट को मानते हैं। इस वक्फ एक्ट के तहत अगर आप देखेंगे शिया मेंबर सिर्फ शिया वक्फ प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई फैसला ले सकती है, तो अमानतुल्लाह को तो कोई हक ही नहीं है कि वो शिया वक्फ प्रॉपर्टी में कोई दखलंदाजी कर सके, ये वक्फ एक्ट बोलता है, पहली बात। दूसरी बात, कल की डेट का ये लेटर जारी हुआ है सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसमें ये लिखा है द मोटिव ऑफ चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड सीम्स टू बी अल्टीरियर दिस मीटिंग और एनी मीटिंग, जो कल इन्होंने अंजुमन हैदरी के खिलाफ कॉल की थी, दिस मीटिंग और एनी मीटिंग अनलेस कॉल्ड बाय सीईओ वुड बी इलीगल, एनी नोटिस एक्शन डिसीजन विद और विदाउट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और एनी रेजोल्यूशन पास विदाउट द कंसेंट ऑफ सीईओ वुड बी नल एंड वॉइड एज पर द वक्फ एक्ट 1995। तो चेयरमैन को कोई कमेटी बनाने का, कोई जांच बिठाने का हक ही नहीं है। अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। केजरीवाल सरकार को फौरन, अगर केजरीवाल साहब मुसलमानों की इस 50,000 करोड़ की जमीन को खाने में अहमद पटेल के साथ मिले हुए नहीं हैं, तो 72 आवर्स के अंदर हमारे इस इलेक्शन में पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा करें। हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, मगर इस बेईमान अमानतुल्लाह खान से हम इंक्वायरी नहीं कराएंगे, हम सीबीआई से इंक्वायरी कराएंगे। पहले भी अमानतुल्लाह के खिलाफ वक्फ चोरी के मामले में सीबीआई का केस चल रहा है। एक और मामला हम केजरीवाल साहब से कहते हैं पूरी शिया कम्युनिटी की तरफ से कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। और जहां तक बात है शिया सुन्नी की, अगर महमूद पराचा इस केस में नहीं होते जो एक सुन्नी है, तो हम जिंदगी में इस मामले में कामयाब नहीं हो सकते थे। करबला शिया सुन्नी एकता का एक मिसाल है, और महमूद पराचा साहब ने वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। तो लिहाजा इस जगह के ऊपर हम पूरी तरह से पूरी सुन्नी कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं कि महमूद पराचा साहब जैसे लीडर ने हमारी इसमें मदद की। इसके अलावा इस जगह के खाली होते ही हमने इसके बेहतरीन इस्तेमाल के लिए क्या तय किया, 25 अगस्त 2019 को पूरे हिंदुस्तान के उलमा इकट्ठे हुए और सबने करबला के अंदर करबला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की नींव रखी, वहां पर संगे बुनियाद रखी। उसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान ने क्या किया, मैं दिखाऊं आपको, एक इलीगल लेटर जारी किया हमको, जिसमें हमसे यह पूछा जा रहा है आप यूनिवर्सिटी बनाने वाले कौन होते हैं, पैसा कहां से आएगा, मैं भीख मांग के लाऊंगा, चंदा मांग के लाएंगे, हम तुम्हारे दरवाजे पे ये करप्शन का पैसा लेने नहीं आएंगे। ये देखिए इनका क्वेश्चन, वेयर आर दी फंड फॉर दी सेड यूनिवर्सिटी। इनके पेट में दर्द है कि जो ये यहाँ मॉल बनाना चाहते थे, जो फ्लैट बनाना चाहते थे, अब अहमद पटेल नहीं बना पाएगा, तो ये लेटर लिख के पूछ रहे हैं पैसा कहां है। अरे भाई पूरी मुस्लिम कम्युनिटी फकीर नहीं है, हम चंदा मांगेंगे, इकट्ठा करेंगे, हर हाल में यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें शिया सुन्नी सब लोगों का इसके अंदर इस्तेफादा होगा, कौम का इस्तेफादा होगा। किसी के जाती इस्तेमाल के लिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी भी हाल में। इसके बाद एक आखिरी बात, ये जो कमेटी की बात की जा रही है वो क्यों की जा रही है वो बता दूं। 1300 करोड़ रुपए का हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया अंजुमन हैदरी का केस एक्सेप्ट करके। अब जब अंजुमन हैदरी का 1300 करोड़ का कल आखिरी डेट है, 6 तारीख से पहले अमानतुल्लाह को साइन करना है 1300 करोड़ के दावे के ऊपर, जिसमें 100 करोड़ तो वक्फ बोर्ड को ही मिलेगा। अमानतुल्लाह खान पिछले 2.5 महीने से उसके ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान 1300 करोड़ नहीं लेना चाहते उस अहमद पटेल से। अब वो क्या करना चाहते हैं, अंजुमन हैदरी की जगह एक चोर कमेटी बना दें और अहमद पटेल के गुंडे कोर्ट में जाके कहेंगे कि बहादुर अब्बास तो सेक्रेटरी ही नहीं है, ये तो डिस्प्यूटेड है, लिहाजा केस को स्टे कर दिया जाए। सेम इसी तरह सन 2000 से 2010 तक अंजुमन हैदरी के सारे केस स्टे में पड़े हुए थे और लैंड माफिया मजे ले रहा था। 2010 में हमने आगे सारे केस वापसी करवाए और कौम ने लड़ा। ये वही पुरानी मोडस ऑपरेंडी अहमद पटेल लेके आए हैं जो हम कामयाब नहीं होने देंगे।
क्योंकि अब सीईओ ने लिख दिया है कि अमानतुल्लाह के हाथ में पावर नहीं है कमेटी बनाने की। तो हम यहां से एक बार फिर केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यह गलतफहमी आज तक थी और अभी भी है कि शायद आप मुसलमानों के रहनुमा हैं, मगर अब हमें साफ दिख रहा है कि आप 50,000 करोड़ की इस वक्फ लैंड घोटाले में शामिल आप भी हैं। आप कांग्रेस के साथ अपनी पार्टनरशिप के चक्कर में यह पूरा खेल रच रहे हैं और अहमद पटेल की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर 72 घंटे में सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं हुआ, 72 घंटे हम चोर होंगे, हम जेल जाएंगे ना, सारे चोर बेनकाब होंगे। सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर करिए, हम सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, मगर चोर अमानतुल्लाह खान से या किसी दिल्ली सरकार की पार्टी से हम नहीं कराएंगे। फेयर इनफ। तो बहुत ही साफ और शफाफ तरीके से बहादुर अब्बास साहब ने यहाँ पर बात रखी है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हुआ है, ये सही ढंग से नहीं किया गया है, तो वो अमानतुल्लाह खान किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं करवा सकते हैं। ये ऑर्डर है बाकायदा तौर पर उनके पास। और ऐसे में अगर केजरीवाल चाहते हैं, यानी कि अगर दिल्ली हुकूमत चाहती है, तो 72 घंटे के अंदर ये ऑर्डर दे कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। उसके लिए वो पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि उनको यकीन है कि वो फ्री और फेयर होंगे। लगे रहा है कि तनाजा अभी थमेगा नहीं और ये आगे इसी तरह से बढ़ने वाला है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि इतनी बेशकीमती जमीन जो अब एक तरह से मुसलमानों के पास है, उस पर अच्छा काम किया जाए, यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि वहां पर लोग आकर पढ़ें और ये जाने कि किस तरह से मुसलमानों की जमीन पर इस तरह के काम भी किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमून कासमी साहब, बहुत माजरत के साथ आपको मैं कम वक्त दे पाई आज, बहुत शुक्रिया आपका। और शोएब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।